हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम आर्टिकल देखेंगे वो है आर्टिकल 20। ओके, और आर्टिकल 20 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। ओके, और आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, इन तीन आर्टिकल को हम बोलते हैं राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम आर्बिट्ररी कन्विक्शन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, कि हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती, आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, और आर्टिकल 22 हमें आर्बिट्ररी अरेस्ट से, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए 20, 21, 22 को राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। आर्टिकल 19 को राइट्स ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है, जिसमें सब क्लॉज ए से सब क्लॉज जी तक था। तो मैंने आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 19 तक काफ़ी डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा दिया है। आज हम आर्टिकल 20 के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। आर्टिकल 20 के रिगार्डिंग ओके, आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। ओके, और ये तीनों ही क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों ही क्लॉज के रिगार्डिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट की इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं। ओके, बिकॉज उन जजमेंट्स में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 के कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो समझना ज़रूरी है इन तीनों क्लॉज के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि आपके आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 का मैनिफेस्टेशन है। ओके, उसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है वो सब कुछ हम देखेंगे। तो सब मिला के ये लेक्चर 30 या 35 मिनट्स का होने वाला है और आज मैं टाइम का कोई डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, बिकॉज आर्टिकल 20, 21, 22 ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं। ओके, जब भी कोई भी व्यक्ति इन्हें पढ़ता है या उसे पढ़ाया जाता है तो वो पर्सन इन आर्टिकल्स के अंदर लिखे अधिकारों को जानकर इतना एम्पावर्ड फील करता है। ओके, वो इतना अवेयर फील करता है कि उसको बहुत एक्साइटमेंट आती है। तो ये 3 आर्टिकल सबसे इंटरेस्टिंग फंडामेंटल राइट हैं और इनको पढ़ते वक्त कोई बोरियत नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अगर अब मैं बात करूं आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 को हम कहते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ओके, ऑफेंसेस का मतलब होता है अपराध, यानी अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया है तो उसको बोलते हैं कि आपने ऑफेंस किया है। ऑफेंस करने का मतलब है आपने कोई लॉ ब्रेक किया है। ठीक है, कन्विक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट। अगर कोर्ट ट्रायल के बाद आपको पनिशमेंट मिलती है तो उसको कन्विक्शन कहते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। तो आर्टिकल 20 जो है वो आपको कन्विक्शन के मामले में सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जब भी आप कोई ऑफेंस या क्राइम करेंगे या कोई कानून तोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको कन्विक्शन होगा। वो कन्विक्शन या पनिशमेंट या सज़ा कैसे होगी, ठीक है, उस कन्विक्शन को लेकर क्या सुरक्षा है आपके पास, वो सारी बातें आर्टिकल 20 हमें बताता है। अब आर्टिकल 20 का अगर मैं क्लॉज 1 देखूं तो ये हमें 2 तरह की प्रोटेक्शन देता है। पहले हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और पहले इसके लैंग्वेज को समझेंगे, फिर मैं इसके डिटेल इंटरप्रिटेशन की बात करूँगा। सो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस except for violation of a law in force at the time of commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under law in force at the time of commission of the offence। पहले इस क्लॉज की लैंग्वेज समझते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो देखिए लैंग्वेज देखिए, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस,
यानी किसी भी व्यक्ति को कॉन्विक्ट या पनिश नहीं की जा सकती है किसी ऑफेंस के लिए। यानी ऑफेंस मैंने बताया था लॉ ब्रेक करना, तो किसी भी पर्सन को कॉन्विक्ट नहीं की जा सकती है किसी ऑफेंस के लिए एक्सेप्ट सिवाय ओके फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स, सिवाय इस बात के लिए कि उसने कोई लॉ इन्फोर्स का मतलब होता है कोई लॉ जो करेंटली ऑपरेशन या एग्जिस्टेंस में है। तो कोई लॉ जो करेंटली ऑपरेशन या एग्जिस्टेंस में है अगर उसको ब्रेक किया गया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, ठीक है। कमीशन ऑफ एक्ट का मतलब है एक्यूज़ ने जो हरकत की है। तो जिस वक्त एक्यूज़ ने मतलब जिस समय एक्यूज़ ने हरकत किया उस समय अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल लॉ ब्रेक हुआ है और एक्यूज़ का वो हरकत चार्ज एज ए ऑफेंस, एक्यूज़ का वो हरकत है अगर पुलिस ने उसे एक ऑफेंस के तौर पे चार्ज किया है, ठीक है, यानी कि पुलिस के नज़रिए से वर्तमान में जो लॉ ऑपरेशन में है एक्यूज़ ने अपनी हरकत से उसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट सिवाय उस परिस्थिति में जब उस व्यक्ति ने कोई ऐसी हरकत की है जो ऑफेंस माना जाता है और ये हरकत जो ऑफेंस चार्ज हुआ है उस व्यक्ति की इस हरकत ने वर्तमान में जो कानून है उसको तोड़ा है, ठीक है। इसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को कॉन्विक्ट या पनिश सिर्फ उस परिस्थिति में की जा सकती है जब उस व्यक्ति ने वर्तमान में कोई कानून तोड़ा है। अगर वर्तमान में कोई भी लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ लेजिस्लेशन है या तो अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति कोई लॉ ब्रेक करता है तो उस ऑफेंस के लिए उसे कॉन्विक्ट किया जाएगा। इसके अलावा किसी और स्थिति में उसे कॉन्विक्ट नहीं की जा सकती। ये पहले पार्ट का मतलब है। दूसरा पार्ट कहता है नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन। दूसरा पार्ट ये कहता है कि जो वर्तमान में लॉ उस व्यक्ति ने तोड़ा है और उस लॉ को तोड़ने के लिए इंडियन पीनल कोड में जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट लिखी हुई है उस मैक्सिमम पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, ठीक है। यानी कि क्लॉज 1 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उस स्थिति में कॉन्विक्ट की जा सकती है जब उसने वर्तमान में किसी लॉ को तोड़ा है और जो लॉ उसने तोड़ा है उस लॉ के लिए इंडियन पीनल कोड में जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट लिखी है उससे ज़्यादा पनिशमेंट उसे नहीं दी जा सकती। अब इस क्लॉज 1 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो बातें निकल कर आई हैं, ठीक है, या इस क्लॉज 1 की जो इंटरप्रिटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्लॉज 1 को इन नाम से भी जानते हैं, क्या, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। हम क्लॉज 1 को ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ या फिर देयर इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है पहले रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ, मतलब कोई भी लॉ है उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का क्या मतलब है ये समझते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ने अभी अगर कोई लॉ बनाया है या किसी पुराने लॉ को जो चला रहा था उसको अमेंड कर दिया, तो ये अमेंडमेंट या नया लॉ अगर प्रेजेंट में यानी अपने बनने के बाद प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई होता है तो इस लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। और अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है या अमेंडमेंट करती है तो वो नई लॉ या अमेंडमेंट अगर प्रेजेंट फ्यूचर के साथ साथ पास्ट के इवेंट या इंसिडेंट पे भी अप्लाई होता है
तो बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि जो अभी लॉ है इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, यानी कि करंट लॉ जो अभी लॉ बनी है ये पास्ट के इवेंट्स पे भी अप्लाई हो रही है, पास्ट के भी प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई हो रही है, पास्ट में भी अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉज की। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, यानी आज अगर कोई लॉ बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल लॉज जो होते हैं, ठीक है, जितने भी क्रिमिनल लॉज होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट के लिए बनाए जाते हैं। क्रिमिनल लॉज का कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी क्रिमिनल लॉज का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता है, यानी कि क्रिमिनल लॉज पास्ट में अपने बनने से पहले के इवेंट्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। इसी फैक्ट को नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2020 में कोई क्राइम कमिट किया, तो 2020 में जो वो ऑफेंस था वो किसी पर्टिकुलर लॉ के वायलेशन के तहत होगा। तो जो लॉ उसने वायलेट किया यानी ऑफेंस किया, उस ऑफेंस के लिए इंडियन पिनल कोड में कुछ पनिशमेंट यानी कुछ मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन होंगे। अब अगर पार्लियामेंट ने अब इस जो व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है वो एक्यूज्ड है और उस पर मान लीजिए कि हाई कोर्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग्स या ट्रायल चल रहा है। अब ये ट्रायल चलते चलते 2024 आता है, लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ने, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 2022 में गवर्नमेंट ने जो लॉ उसने ब्रेक किया था, ठीक है, उस लॉ के लिए जो प्रोसीजर और जो पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड में लिखी होती है और जो प्रोसीजर होती है वो CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा होता है। तो गवर्नमेंट ने अगर उसके प्रोसीजर्स और उस लॉ में पनिशमेंट को चेंज कर दिया, ठीक है, बढ़ा दिया, ठीक है, पनिशमेंट बढ़ा दिया। अब 2022 में ये अमेंडमेंट हुआ। हाई कोर्ट अगर 2024 में जजमेंट देगी तो वो उस व्यक्ति को वो बढ़ी हुई पनिशमेंट नहीं दे सकती, बिकॉज जो अमेंडमेंट 2022 में हुआ है वो 2022 अपने इफ़ेक्ट में आने के बाद के कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, वो 2020 पे अप्लाई नहीं होगा। यानी जो व्यक्ति 2024 में कॉन्विक्ट होगा उसको जो पनिशमेंट या कॉन्विक्शन मिलेगी वो 2022 से पहले यानी 2020 में जो उसने जो उस लॉ ब्रेक करने की मैक्सिमम पनिशमेंट थी सिर्फ वही उसे दी जा सकती है। इसका ये एक एस्पेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजरल चेंजेस हुए हैं तो उनका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है, यानी पनिशमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ को लेके प्रोसीजरल चेंजेस हुए हैं तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है। अब मैं यहाँ पे 2 सुप्रीम कोर्ट का इम्पॉर्टेंट जजमेंट बताता हूँ और उसके रिगार्डिंग हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। पहला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1964। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया था कि अगर कोई नई लॉ बनाई जाती है या अमेंड की जाती है और नया लॉ या अमेंडमेंट अगर एक्यूज को कॉन्विक्शन में बेनिफिट करता है यानी उसे कम सज़ा देता है या बदले हुए प्रावधान एक्यूज़ के कॉन्विक्शन में है, उसके लिए ईजी या फिर बेनिफिशियल साबित होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ठीक है, बेनिफिशियल चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रखती हैं। यानी अगर 2022 में गवर्नमेंट ने अगर सज़ा कम कर दी तो फिर एक्यूज़ के ऊपर, चूँकि क्राइम 2020 में किया था लेकिन 2022 में
सज़ा कम हो गई है तो उसको 2024 में जो जजमेंट कन्विक्शन मिलेगा वो 2022 की कम सज़ा मिलेगी। यानी अगर कोई नया लॉ या अमेंडमेंट बेनिफिट करता है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन वैलिड होगा, अगर वो हार्म करता है एक्यूज़ को तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगा। दूसरा जो लैंडमार्क केस था, मतलब जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि क्रिमिनल लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोसीजरल चेंजेस के लिए होगा। यानी अगर कोई लॉ में अमेंडमेंट करके उसके प्रोसीजर चेंज कर दिए जाते हैं, प्रोसीजर चेंज करने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन के क्या प्रोसेस या प्रोसीजर्स होंगे, फॉरेंसिक के लिए जो एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे उनकी क्या प्रोसीजर होगी, ठीक है, कोर्ट ट्रायल के अगर प्रोसीजर चेंजेस आते हैं तो जो प्रोसीडिंग्स या प्रोसीजरल चेंजेस हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे। यानी वो आज में भी अप्लाई होंगे, फ्यूचर में भी अप्लाई होंगे, और अगर उसके अमेंड होने से पहले का कोई ट्रायल चल रहा है तो अब उस ट्रायल पे भी ये नए प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 1। यानी कि क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है सिर्फ दो केस में, अगर नया लॉ या अमेंडमेंट एक्यूज को कन्विक्शन में बेनिफिट करता है, और दूसरा कि सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकते हैं। पर जो भी नया लॉ या अमेंडमेंट अगर एक्यूज को ज़्यादा कन्विक्शन देता है या उसके लिए हार्मफुल है, देन इट शैल हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, वो पास्ट में अप्लाई फिर नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 का जो हमारा क्लॉज 2 है, इसे देखते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कोर्ट में जो भी ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ऊपर अदालत में केस चलाना, ठीक है। अगर कोई एक्यूज़ है उसके ऊपर अदालत में जो केस चलती है, प्रोसिक्यूट मतलब उसको सज़ा दिलाना, मतलब अगर कोई एक्यूज़ है उसके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स करके उसको गिल्टी प्रूव की जा रही है तो इसे प्रोसिक्यूशन कहते हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है कि फाइनली कोर्ट ने उसे पनिश कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा ना तो प्रोसिक्यूट हो सकता है ना ही पनिश हो सकता है। इसी क्लॉज 2 को हम प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी भी कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 को हम प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा ना तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ना ही हम उसे सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए कोई एक्यूज है, उसके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुआ, यानी उसको प्रोसिक्यूट किया गया, और प्रोसिक्यूशन के बाद कोर्ट ने उसको गिल्टी पाया और उसको पनिश किया, यानी कॉन्विक्ट किया। तो अब कल की डेट में मान लीजिए वो जेल में है, उसने 2 साल जेल में बिता लिया। 2 साल बाद उस व्यक्ति के केस को लेकर अगर कुछ नई डिस्कवरी होती है, कुछ नए खुलासे होते हैं, जहाँ पे उस व्यक्ति पे अब नए तरह के ऑफेंसेस चार्ज होंगे, अगर उस व्यक्ति पे नए ऑफेंसेस चार्ज होंगे तो उन नए ऑफेंसेस के लिए उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है और उसको गिल्टी प्रूव होने में पनिशमेंट भी मिलेगी। तो सेम ऑफेंस के लिए दोबारा प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन नहीं हो सकता इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर ऑफेंस का नेचर चेंज हो जाए, कोई नया ऑफेंस उसके ऊपर लग जाए बिकॉज ऑफ द सेम केस, क्योंकि उस केस में अगर कोई नए खुलासे हो गए और उसका अपराध बढ़ गया, तो फिर प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन दोबारा होगा। उस केस में प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी अप्लीकेबल नहीं होता है, या वो क्लॉज 2 आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20 का क्लॉज 3।
और आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 3 है यही सबसे इंटरेस्टिंग क्लॉज है, बिकॉज क्लॉज 3 ही सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी एक्यूज्ड को अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, दैट इज पुलिस मशीनरी। तो पुलिस व्यवस्था के खिलाफ किसी भी एक्यूज को सबसे ज़्यादा जो ताकत प्रदान करती है सुरक्षा, वो क्लॉज 3 करती है। तो उसकी लैंग्वेज देखते हैं। नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज किया गया है, एक्यूज बनाया गया है, उसे खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं की जा सकती। ठीक है, इस क्लॉज 3 को हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि जो एक्यूज है उसको ये अधिकार है या उसको ये सुरक्षा या अधिकार दी गई है कि वो खुद को अपराधी होने से बचाए। ठीक है, तो खुद को अपराधी होने से बचाने के लिए एक्यूज के पास ये अधिकार है कि वो अपना विटनेस बनने से इनकार कर दे, यानी कि वो पुलिस को क्राइम कन्फेस करने से मना कर दे, या फिर वो पुलिस के सामने कुछ भी ऐसा बोल सकता है जो उसे गिल्टी होने से बचाए। ठीक है, तो ये सुरक्षा एक्यूज, बिकॉज ये सुरक्षा देने के पीछे जो फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, खासकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी में लोग थे, उनका ये ओपिनियन था कि पुलिस एक ऐसी स्टेट मशीनरी है जिसके पास तमाम राइट्स हैं। ओके, वो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अपना एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट करें। ठीक है, सेक्शन 53 एंड 54 ऑफ CRPC जो है वो उन्हें किसी भी एक्यूज़ के मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके पावर्स देती है। तो स्टेट मशीनरी के पास इतने ज़्यादा मैकेनिज़्म है इन्वेस्टिगेशन के लिए और इतना कुछ पावर दी गई है कि वो एक्यूज़ को मजबूर करके भी उसको खुद को क्रिमिनल कन्फेस करा सकता है। तो पुलिस का काम ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस इकट्ठा करके किसी एक्यूज़ को कोर्ट में अपराधी साबित करे, ये नहीं कि एक्यूज़ से ही साबित करवा ले कि तुम बोलो कि तुम अपराधी हो। तो पुलिस का फिर काम ही क्या रहा? अगर सब एक्यूज़ ही कर दे कि एक्यूज़ को तुमने पकड़ा और वो खुद को ही क्रिमिनल बता दे, सारी बात बता दे, तो पुलिस ने काम ही क्या किया? कुछ नहीं किया। तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और एक्यूज़ का काम है कि खुद के लिए विटनेस बनने से या खुद के लिए पुलिस कस्टडी में कुछ भी कहने से उसे मजबूर नहीं की जा सकती। अगर वो कुछ नहीं कहना चाहता है तो वो कुछ नहीं कहेगा और वो जो कहना चाहता है वो वहीं कहेगा। तो जो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ये एक्यूज़ को दो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। पहला, राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट को यूनाइटेड स्टेट्स में 5th फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो राइट टू रिमेन साइलेंट जो है ये हमारे इंडिया में एक्यूज़ को मिलता है आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 से। ठीक है, और राइट टू रिमेन साइलेंट का मतलब ये है कि एक्यूज़ के पास ये अधिकार है कि वो पुलिस कस्टडी में मना कर सकता है कुछ भी बोलने से, यानी पुलिस ऑफिसर उससे कुछ भी पूछें, अगर एक्यूज़ का मन नहीं है जवाब देने का तो वो जवाब नहीं देगा। दूसरा, जो दूसरी राइट मिली है एक्यूज़ को अंडर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो है एक्यूज़ हैज़ राइट टू स्पीक व्हाट एवर विल प्रोटेक्ट हिम। यानी एक्यूज़ के पास ये अधिकार है कि पुलिस स्टेशन में वो कुछ भी बोले। ठीक है, पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में दोनों जगह वो कुछ भी बोले जो उसे अपराधी होने से बचाए। अब इसमें क्लॉज 3 में जो प्रोटेक्शन गिवन है वो और ज़्यादा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फिल्मों में आप कई बार देखते होंगे कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो पुलिस कंडक्ट करती है। ठीक है, उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को पॉलीग्राफी टेस्ट भी कहते हैं या पॉलीग्राफ टेस्ट। अब आप एक बात समझिए, ये जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट का, ताकि वो एक्यूज से ट्रुथ निकलवा सकें, ठीक है, चाहे वो
पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, चाहे नार्को एनालिसिस हो, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, ये सभी टेस्ट पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्यूज के कंसेंट के बिना कभी भी नहीं कर सकता। और अगर पुलिस ने एक्यूज के कंसेंट के बिना अगर लाई डिटेक्टर, नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर दिया तो ये इलीगल माना जाएगा। ये एक तरह का ऑफेंस है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कमिट कर दिया है, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर ऐसे किसी टेस्ट का आउटकम कोर्ट में सबमिट करना चाहे तो वो कोर्ट में एडमिट ही नहीं किया जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। और अगर आपका लॉयर ये कहता है कि मेरे क्लाइंट यानी आप एक्यूज जो हैं आपके मर्जी के खिलाफ ऐसा कोई टेस्ट किया गया तो फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चार्ज हो जाएगा फॉर दैट ऑफेंस। तो फिल्मों में जो दिखाते हैं वो रबिश है। रबिश इसलिए है बिकॉज फिल्मों को मिलती है सिनेमैटिक लिबर्टी, वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, पर लॉ ऐसे काम नहीं करता है। लॉ वेल डिफाइंड है। तो इन फ्यूचर अगर आप या आपके किसी रिलेटिव को ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस फेस करनी पड़ जाए, ओके, तो आप इस बात का याद रखिएगा कि आपके कंसेंट के बिना लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं की जा सकती। और आपके कंसेंट का भी क्या मतलब होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बता रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज कंसेंट नहीं देता है तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये जो भी टेस्ट है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक टेस्ट, ये नहीं किए जा सकते हैं ट्रू या फॉल्स जानने के लिए, ठीक है। और अगर एक्यूज कंसेंट देता है तो इस कंसेंट के भी कुछ प्रोसीजर हैं। वो क्या हैं कि एक्यूज अपना कंसेंट रिटन में दे विद सिग्नेचर, और ये रिटन कंसेंट एक्यूज अपने लॉयर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दे। और इस कंसेंट को रिटन में देने से पहले जो एक्यूज का लॉयर है वो उसे डिटेल में समझा दे कि देखो जो आप कंसेंट देने जा रहे हो उसका ये प्रोसीजर होता है, उसकी आपकी साइकोलॉजी पे वो इस तरह से इम्पैक्ट करेगा, वो इस तरह से आपको आपके दिमाग को मतलब इम्पैक्ट करेगा, आपके इमोशन को इस तरह से इम्पैक्ट करेगा, या उससे जुड़े जो हेल्थ रेपोकर्सन्स हैं वो आपको सब बता दे। उस सब कुछ जानने के बाद अगर आप कंसेंट देते हैं रिटन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रेटिफिकेशन से, ठीक है, तो फिर पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या इस तरह के जो भी टेस्ट हैं अदर्स वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। और ये जो प्रोटेक्शन गिवन है ये आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी के तहत दी गई है। यानी हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल लिबर्टी है, ओके, उसकी पर्सनल लिबर्टी है कि वो मतलब आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते जब तक से एक्यूज्ड है। कोर्ट में अभी उसे गिल्टी जब तक प्रूव नहीं किया गया है बियॉन्ड डाउट, तब तक से वो गिल्टी नहीं है। और जब तक वो एक्यूज्ड है आप उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते। आप ज़बरदस्ती उस पर लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते, या पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी तरह का थ्रेटन या फोर्स करेगी तो ये इलीगल है, ये ऑफेंस है। आप इस बात को याद रखें, ये आपका अधिकार है और ज़रूरत पड़ने पे इसको यूटिलाइज करें। इंडिया में पुलिस थोड़ी बदतमीज़ है, ये शब्द शायद ठीक नहीं है, पर फिर भी ऐसे बहुत सारे इवेंट इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि पुलिस कई बार जो प्रोसीजर्स हैं उनको वायलेट करती है। पर आपको प्रोसीजर्स पता है तो आप यूटिलाइज ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, एक फ़ाइनल बात मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 और आप आर्टिकल 21 का ये जो पर्सनल लिबर्टी है
ये सेक्शन 53 और 54 को प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। और सीआरपीसी के सेक्शन 53 और 54 में क्या लिखा है, वो ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या कोर्ट अगर एक्यूज से उसके ब्लड सैंपल, नेल सैंपल, हेयर सैंपल मांगती है फॉर कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन पर्पज के लिए, ठीक है, ताकि केस में कोई कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव आउटकम क्रिएट की जा सके, तो एक्यूज का कंसेंट हो या ना हो उसे देना पड़ेगा। यानी कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्यूज से उसका ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल, नेल सैंपल मांगता है और एक्यूज का कंसेंट नहीं भी है, तो भी एक्यूज को ये चीज़ें देनी पड़ेंगी फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, ओके, ताकि वो अगर केस में उनके पास पहले से कोई डीएनए ट्रेस है तो उससे वो कंपैरिजन करके केस में कोई कंक्लूडिंग आउटकम, यानी आप गिल्टी हैं कि नहीं, इस बात को जाना जा सके। या कोर्ट कोई ऑर्डर देती है आपके डीएनए टेस्टिंग का तो आप मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेडी है, वो ये क्लेम करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा इनका है, या मान लीजिए कोई बच्चा है जो पैदा हो गया, कल की डेट में उसके पेरेंट्स कौन हैं इस पे केस चल रहा है और आप उसके लिए एक्यूज माने जाएंगे, तो अगर कोर्ट के पास सब्सटेंशियल एविडेंस है कि आप उसके पिता हो सकते हैं, अगर इस वीमेन के साथ आपका सब्सटेंशियल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि इस व्यक्ति को ले जाओ भाई, इनका और बच्चे का डीएनए टेस्ट करो और मैच कराओ। अगर मैच होगा तो आप उसके पिता हैं, नहीं होगा तो आप उसके पिता नहीं है, केस फिनिश। अब आप वहाँ पे अपना डीएनए देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 53 और सेक्शन 54 जो है वो एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस और मेडिकल प्रैक्टिशनर के, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर है, ठीक है, वो कैसे उसे कंडक्ट करेगा, इसके सारे प्रोसीजर्स गिवन है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 20। और मैंने आर्टिकल 20 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 बहुत डिटेल में आपको बता दिया। क्रिमिनल लॉज के रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होते हैं। क्रिमिनल लॉज अगर नए बने हैं या अमेंड हुआ है तो उसके रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन सिर्फ 2 केस में हो सकता है। पहला, अगर वो एक्यूज को कन्विक्शन में बेनिफिट प्रोवाइड करे। दूसरा, जो भी अमेंडमेंट के थ्रू प्रोसीजरल चेंजेस हुए हैं, सिर्फ इन 2 चीज़ों का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, अदरवाइज उसका कोई और पार्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड नहीं हो सकता। क्लॉज 2, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, इसमें जो एक्सेप्शन है मैंने बताया। क्लॉज 3 जो है वो एक्यूज को खुद के खिलाफ विटनेस, मतलब जो पर्सन जिसको किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज़ किया गया है उसे खुद के ही खिलाफ विटनेस बनने पे मजबूर नहीं की जा सकती। ये सहूलियत दी गई है ताकि एक्यूज़ खुद को क्रिमिनल साबित होने से बचा सके। उसके लिए इसी को राइट या प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी कहते हैं। और ये एक्यूज़ को 2 अधिकार देता है, राइट टू रिमेन साइलेंट एंड राइट टू स्पीक व्हाट एवर विल प्रोटेक्ट हिम। क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी के तहत जो भी टेस्ट मैंने बोले हैं वो पुलिस कंसेंट के बिना नहीं कर सकती। और कंसेंट का क्या क्राइटेरिया और गाइडलाइन है वो भी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और सेक्शन 53-54 ऑफ सीआरपीसी पुलिस को ये पावर देती है या कोर्ट को, ठीक है, कि अगर केस में डीएनए ट्रेस, कोई डीएनए ट्रेस है, ठीक है, और आपके लिए उससे सफिशिएंट रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, उस केस में अगर आपका ब्लड सैंपल, नेल सैंपल, हेयर सैंपल डीएनए कंपैरिजन के लिए मांगा जाएगा तो आपका कंसेंट हो या ना हो आपको देना पड़ेगा, सो दैट कि इन्वेस्टिगेशन में आप कोऑपरेट करें और इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो पाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 20। थैंक यू सो मच। And if you like the lecture, okay, then please subscribe me, okay, subscribe my channel, and also please share it to other people.